शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नियमित व सम्मानजनक नौकरियों के अवसर सुनिश्चित करने हेतु निकाली जा रही सम्यक यात्रा खरगापुर पहुंची। खरगापुर क्षेत्र के समन्वयक दिग्विजय सिंह गौर, पूर्व उपाध्यक्ष जिला पंचायत टीकमगढ़ द्वारा आयोजित सम्यक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने युवाओं से आग्रह किया कि वह बेरोजगारी के मूल कारणों को समझें तथा संगठित होकर बेरोजगारी के मूल को प्राप्त कर संभावनाओं की ओर अग्रसर होते हुए नव क्रांति को प्राप्त करें। बेरोजगारी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कि कोई समाधान ना हो, केवल सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। यदि युवा शक्ति संगठन हुई तो उन नीतियों को पलटना आसान हो जाएगा। कोऑर्डिनेटर रघुवंश प्रसाद पांडे, जतारा समन्वयक पंकज अहिरवार ने युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में गांधी स्मारक निधि छतरपुर की सचिव दमयंती पाणी के साथ कई युवा साथी उपस्थित रहे। और मैं सम्मानित श्री दिग्विजय सिंह और अमूल राजा साहब से अनुरोध करता हूं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्मानित श्री भास्कर और रोकड़े जी का पुष्पमाल पहना करके स्वागत करें। आप लोग जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें और हमारे पंकज अहिरवार जी, हमारे रोकड़े साहब का स्वागत करें। साथ में हमारे नीरज देशमुख जी, सम्मानित दीवान साहब और श्री प्रभु कपिले जी, श्री शर्मा जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब, सभी से मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। सम्मानित सुरेंद्र यादव बिजरई जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, सम्मानीय युवा साथियों, सम्यक अभियान मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित यह सम्यक यात्रा जो पूरे मध्य प्रदेश में ये 45 दिवस तक 1 नवंबर 2022 से लगातार संचालित है। इस सम्यक अभियान के प्रणेता, विचारक, लेखक, बहुत सारे ये लीडिंग्स अखबार में संपादक रहे परम पूज्य भास्कर राव रोकड़े जी, जो एक विचारक भी हैं, चिंतक भी हैं, उनके नेतृत्व में यह सम्यक अभियान की यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं के, शिक्षित युवाओं के बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान को लेकर के लगातार ये चल रही है। कि लोग अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के माननीय भास्कर और रोकड़े जी का सम्मान इस उंगली के निशान से, यह नवक्रांति का द्योतक है, नव सृजन का ये प्रतीक है, ये परिवर्तन का ये द्योतक है। आप इस सम्मान के साथ मैं कुछ आपके सम्मान में नारे लगवाऊंगा। आप सभी बोलेंगे सम्यक अभियान, समता का अभियान, समता का अभियान, समानता का अभियान, सम्यकता का अभियान, सम्मान का अभियान, स्वाभिमान का अभियान। भारत माता की, भारत माता की। आओ देखें, चलें और बढ़ें नव क्रांति की ओर, नव सृजन की ओर, नव क्रांति के अग्रदूत परम पूजनीय भास्कर राव रोकड़े जी के साथ। सम्यक यात्रा के दौरान खरगापुर नगरी में सम्यक कॉन्फ्रेंस आयोजित करने हेतु मैं आयोजकों के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र के युवाओं से रूबरू होने का मुझे अवसर प्रदान किया। मंचासीन सम्यक अभियान के इस क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर श्री दिग्विजय सिंह अम्मू भैया, हमारे जतारा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर पंकज अहिरवार जी, इस क्षेत्र के सम्मानीय बंधुओं, मंचासीन सम्यक अभियान के कोऑर्डिनेटर एडवोकेट रघुवंश प्रसाद पांडे जी, हमारे गांधीवादी नेता प्रेम नारायण मिश्रा जी, गांधी संस्थान छतरपुर की प्रबंधक श्रीमती दमयंती पाणी जी एवं समस्त सम्मानीय बंधुओं, मेरे युवा साथियों,
ये सम्यक अभियान क्यों शुरू किया गया, आखिर ये अभियान है क्या, इस विषय को लेकर तरह तरह के सवाल उठते हैं और उठना स्वाभाविक ही है। राजनीतिक इतिहास में, मध्य प्रदेश या देश के राजनीतिक इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में अब तक ऐसा कोई अभियान चलाया ही नहीं गया। आखिर ये अभियान है क्या? एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये मैं अभियान की बात कर रहा हूं, केवल यह अभियान है, आंदोलन नहीं है। मैंने देखा कि जितने भी आंदोलन चलाए जाते हैं अधिकतर वे दिशाहीन हो जाते हैं और उग्र स्वरूप ले लेता है। कुछ लोग खिलाफ प्रकरण दर्ज हो जाते हैं, फिर प्रकरण दर्ज होने के बाद में वो आंदोलन शांत हो जाता है, जो मांगे रहती हो वही के वही रुक जाता है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम आंदोलन बिल्कुल नहीं चलाएंगे, हम केवल अभियान चलाएंगे और अभियान चला करके ही सारे युवाओं को एक मंच पर ला देंगे। युवाओं को बातों को समझाने में हम सफल होंगे निश्चित रूप से। और जैसे कि हम पूरे प्रदेश का भी दौरा कर रहे हैं, ये चीज सामने आ रही है कि युवा सब साथ में आ रहे हैं। बात यह आती है कि आखिर ये अभियान है क्या, क्यों शुरू हुआ, तो मैं पहले क्यों अभियान शुरू किया गया, आखिर ऐसे क्या कारण बने कि मुझे अभियान शुरू करना पड़ा, उस विषय में आना चाहता हूं। एक बार मैं थोड़ा आग्रह जरूर करूंगा आप लोगों से कि पूरी बात मेरी ध्यान से सुनिए। आप जितने लोग हैं पर्याप्त हैं, एक एक व्यक्ति 500 लोगों तक, 500 युवाओं तक अगर अपना संदेश पहुंचाएंगे तो बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और ये बड़े परिवर्तन के लिए है, बहुत ठगी हुई है, बहुत गलत हो चुका है और गलत किसी एक ने नहीं किया है, बहुतों ने किया है। और किसको क्या सजा देंगे नहीं देंगे वो सब आप जाने, लेकिन पहले संगठित हो जाइए, अपने अधिकारों को प्राप्त कर लीजिए, सजा देने के बारे में बाद में सोचिएगा। तो युवा साथियों, एक बार मुझसे मिलने विद्युत मंडल के चीफ इंजीनियर आए और उन्होंने अपनी बात रखी, जो भी उनकी समस्या थी, जो समाधान उनको मिला। लेकिन मैंने उनसे पूछा, ये बताइए आपके दफ्तर में कितने पद हैं, कितने कर्मचारी अभी कार्यरत हैं, कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद खाली हैं। तो उन्होंने कहा 40 पद स्वीकृत हैं, 40 कर्मचारी रहे भी हैं, लेकिन 28 सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अब केवल 12 बचे हैं। तो मैंने कहा भाई, मैं तो वो जमाना जानता हूँ जब पूरे जिले में 10-20 गाँव भी विद्युतीकृत हुआ करते थे और तब भारी भरकम हमला होता था। अब तो गाँव टोले मजरे सब विद्युतीकृत हो चुके हैं और बिजली विभाग को भारी भरकम हमले की जरूरत पड़ती है। तो 40 लोगों का काम आपके 12 कर्मचारी कैसे कर लेते हैं, क्या संभव है ये? तो उन्होंने कहा अरे कर लेते हैं साहब, बताए क्या बताए, मतलब क्या बताए, अरे कर कैसे लेते हैं मुझे ये बताइए। बोले बस हो जाता है ले करके। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा, मुझे ये डाउट हुआ ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये किसी बात को छिपा रहे हैं, ये बताना नहीं चाह रहे। मैं सामान्य तौर पर किसी ऑफिस में नहीं जाता, मेरा नियम है, लंबा समय किताब, मैं कई बड़े अखबारों में संपादक पद पे रहा हूँ, काफी किताबें लिख चुका हूँ और मैंने अपने आप को इसी तरह का मेंटेन किया कि मेरे को कभी किसी कार्यालय में जाना ही ना पड़े। लेकिन मैं दूसरे दिन ही मैंने निर्णय लिया कि इस चीफ इंजीनियर के कार्यालय में जाके देखता हूँ वस्तु स्थिति क्या है। वहां जाके देखता हूँ कि 12 कर्मचारी बताया था अधिकारी ने, वहां 42 कर्मचारी बैठे, बताया था 12, बैठे हैं 42, स्वीकृत पद 40। मैंने बोला ये क्या करिश्मा है भाई? मैंने उस अधिकारी से पूछा कि ये क्या करिश्मा है, आप बता रहे थे 12 कर्मचारी बचे हैं, यहाँ पर केवल 42 बैठे हैं, मैं गिन चुका, अब बताइए क्या कारण है, आखिर ये कौन है, काम तो आपका ही करता दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा साहब ये सही है कि हमारे यहाँ 40 पद स्वीकृत हैं, ये भी सही है कि 28 सेवानिवृत्त हो चुके हैं, 12 ही बचे हैं, लेकिन 12 कर्मचारी हमारे विद्युत मंडल के हैं और ये 28 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के हैं। कोई बालाजी हॉस्पिटलिटी, कोई रेवाजी हॉस्पिटलिटी, कोई एसटीएस कंपनी आदि के नाम के कर्मचारी हैं, वेतन भी वही देते हैं, काम हमारा करते हैं। मैंने बोला ये कैसे होता है और क्यों होता है? तो उन्होंने बोला ऐसा प्रावधान है, बीपीओ के तहत प्रावधान ऐसा है, आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्ति हो रही है। तो फिर मैंने बोला आप वैकेंसी क्यों
बोले आप बताते जरूर है लेकिन वैकेंसी निकालते कहाँ है, नियुक्ति कहाँ हो रही है? नहीं हो रही है, हम इन्हीं से काम लेते हैं, ये ऐसी व्यवस्था है। तो एक बड़ी गंभीर समस्या मेरे सामने में दिखाई दी। उसके बाद मैं वही भोपाल के कोलार रोड स्थित एक हॉस्पिटल में गया। मैंने पूछा यहाँ कुल कितने स्टाफ है, कितना पद होना चाहिए, कितने हैं? तो बोले यहाँ तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 70 पद है यहाँ। बोला कुल सब हर प्रकार के कर्मचारी मिला के कुल कितने नियमित हैं? नियमित कितने हैं? नियमित 22-23 हैं, तो बाकी सब आउटसोर्सिंग। अलग अलग दफ्तरों की मैंने जानकारी लिया तो मेरे सामने आंकड़ा तन के आया कि 70% पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा चुकी है और बड़ा भारी अन्याय, युवाओं के साथ बड़ा धोखा है। हमारे नेता लोग, आप बुरा न मानिएगा भाई दिग्विजय सिंह जी या पंकज जी, बोलेंगे नेतागिरी हम नहीं करते, हम कोई बोल रहे हैं। हमारे नेता लोग मंच पर खड़े होकर बोलते हैं इतने पद खाली हैं, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, सरकार इन पदों पर भर्ती नहीं कर रही है, सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। काहे का खिलवाड़ भाई? जिनका काम है, चल रहा है, काम हो रहा है, काम उनका रुक नहीं रहा है, आप कौन होते नौकरी की बात करने वाले? युवाओं की चिंता आप करते रहिए, उनका काम तो हो रहा है ना। तो समस्या कहां है? उनका काम कैसे हो रहा है ये पता लगाया जाए। मुख्य बात ये एक प्रश्न मेरा ये हुआ। अब मैं दूसरे प्रश्न पे आता हूं। ये सब कारण है जिसकी वजह से मैंने सम्यक अभियान शुरू किया। तो दूसरा प्रश्न ये है, यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए, बड़े बुजुर्ग भी कुछ हैं। तो क्या हुआ, एक बार एक कलेक्टर IAS अधिकारी, एक कलेक्टर मेरे से मिलने आए। वे मेरे को पता नहीं किस कारण से अपना गुरु मानने लगे थे। तो मेरे पास आते ही उन्होंने कहा, गुरुदेव हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, एक ही गांव के 40 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर गए थे। तो मैंने बोला भाई उसके लिए क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं आप? तीर्थ यात्रा से लौट के आए, उनके परिवार वाले कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, आप क्यों करना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से ट्रेन लौट के आई है, उस गांव के 40 बुजुर्ग गए थे, तो उनके स्वागत के लिए वहां पर कार्यक्रम रखा गया है। तो बोला कौन कौन आ रहे हैं, उसके स्वागत कौन करने वाले? मेरे 2 मंत्री भी है फला फला, और आपको हमने मुख्य अतिथि बनाया। मेरा उन मंत्रियों को कष्ट नहीं होगा मेरे को आप मुख्यमंत्री बना के ले जा रहे हैं? बोले नहीं नहीं बिल्कुल कष्ट नहीं होगा, हमारी सबसे बात हुई है। आखिर मैंने बोला आप मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं, कारण क्या? उन्होंने कहा आपने 30 किताबें लिखी है, 31वीं किताब उन बुजुर्गों के भावों को पढ़ के लिखिएगा कि वो तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं। और बड़ी शानदार किताब होगी साहब, पूरे देश में चर्चित होगी, क्योंकि आपकी किताबें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं ऐसी योजनाओं पर विश्वास नहीं करता कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आदि, ये तो गलत चीज है, मैं इसको पसंद नहीं करता। मैं ऐसी योजनाओं कार्यक्रम में आना नहीं चाहता। लेकिन वो जिद पे अड़ गए। यदि गुरु शिष्य का नाता बन जाए और गुरु के सामने शिष्य जिद करके बैठ जाए तो शिष्य को झुकना ही पड़ता है। तो मजबूरी में मैं तैयार हो गया जाने के लिए। जब मैं वहां गया तो सबने अपने अपने विचार रखे, बड़ी वाहवाही, बड़ी तारीफ और क्या क्या कहना। तो मैं सारी बातें सुनता रहा। जब मुझसे कहा गया कि आप संबोधित करिए तो मैंने ये कहते हुए मना कर दिया, ये जितने भी विचार व्यक्त किए गए हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं और इसलिए मैं यहाँ कुछ भी कहने से मना करता हूँ। मैंने मना कर दिया। अब उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ, सारे लोग अपने अपने घर की ओर जाने लगे। एक वृद्ध दंपत्ति 65 साल के बुजुर्ग रहे होंगे, उनकी पत्नी भी उन्हीं के आसपास की उम्र की, 65 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं हो। तो एक वृद्ध दंपत्ति वहां से अपने घर की ओर बढ़ी। मैं भी मंच से उतरा, मेरे आंखों की थोड़ी समस्या है देखने में, इसलिए मेरा सहायक भी मेरे पीछे पीछे चलने लगा। तो वो वृद्ध दंपत्ति के पीछे मैं, मेरे पीछे सहायक, और कलेक्टर को लगा भाई ये कौन साहब कहाँ जाने लगे, कहीं नाराज तो नहीं हो गए, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। उनको बड़ा आश्चर्य लगा ये आखिर जा कहाँ रहे हैं। तो उन्होंने एक तहसीलदार को बोला जरा आप देखिए तो साहब कहाँ जा रहे हैं। तो तहसीलदार मेरे पीछे पीछे। अब कुछ दूर जाने के बाद में उस वृद्ध दंपत्ति का घर आया। वो घर के सामने रुके तो हम सोचे यही घर है, हम थोड़ा सा पीछे रुक जाते हैं। हम थोड़ा पीछे रुक गए। उनके पुत्र और पुत्रवधू ने उनका पैर बुलाया,
शायद इधर भी ऐसा होता है कि तीर्थ यात्रा जाने के बाद ऐसी टाइप से होता है ना, हाँ ऐसा ही हो। उन्होंने अपनी औपचारिकताएं पूरी की, उसके बाद में 5-7 कुर्सी सामने रखी हुई थी, क्योंकि एक ही गांव के 40-40 लोग तीर्थ यात्रा पे गए थे, तो किसी के यहाँ ज्यादा मेहमान नहीं दिख रहे थे। आसपास के लोगों के लिए ट्रेन लेके गई होगी, तो सब अपने अपने परिवार में स्वागत कर रहे थे। तो वो वृद्ध दंपत्ति दोनों कुर्सियों पे बैठ गए। उनके लड़के ने मेरे को देखा, ये तो साहब अभी मंच पर बैठे थे, यहाँ कैसे आ गए, क्या बात है। फिर भी उन्होंने अपनी औपचारिकता पूरी की, कुर्सियां रखी थी, कुर्सियों पर बैठने के लिए मुझसे कहा, हम बैठ गए कुछ दूरी पर। उनका बेटा भी, वो भी बैठ गया। पुत्र वधू नहीं बैठ पाई, वो चाय पानी का इंतजाम कर रही थी। अब बेटा थोड़ी देर रुक करके कहा, अपने पिता से कहता है, क्या कहता है, दादू प्रसाद देना। तो पिता ऐसी अनसुनी करने लगे जैसे कुछ सुनी नहीं। फिर थोड़ी देर रुका, फिर पूछा, फिर बोल बैठा, दादू प्रसाद देना। तो आप समझ सकते हैं इतनी विचित्र स्थिति आई होगी, मेरे जीवन को पलटने वाली स्थिति मैंने देखा। तो वो बुजुर्ग बैठे बैठे हाथ पांव बड़े विचित्र अंदाज में कपकपाने लगे, झल्लाहट दिखने लगी, आक्रोश दिखने लगा, और बोले, हाँ देता प्रसाद देता, प्रसाद चाहिए, प्रसाद मांग रहा है, एक पैसा मांगे। अरे निकम्मे, मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए, पढ़ाया लिखाया इंजीनियर बनाया। अरे माँ बाप ने 5 एकड़ जमीन तो छोड़ी थी, 2 एकड़ बेच दिया। क्या बताऊं, अपने किस्मत पर रो रहा हूं। अभी तो 6 महीने पहले की बात है, 70,000 रुपए मांग के ले गया। बोला क्या तो कंसल्टेंसी कंपनी है, नौकरी दे रही है। गया, वो भी छोड़ के आ गया। आखिर करूं तो करूं क्या, शादी ब्याह कराया, MBA पढ़ी लिखी लड़की मांग किया, जैसा बोला वो किया। भला हो उस श्रवण कुमार का जिसने मुझे तीर्थ यात्रा करा दिया। अरे निकम्मे, तेरे भरोसे रहता तो क्या खाक तीर्थ कर पाता। अब तो किसी से शिकायत नहीं है, ऊपर वाला अब जल्दी उठा ले। जी के लिए क्या करूंगा इस निकम्मे के चलते। तो इतनी बातें तो जो मैं कह रहा हूं ये मंच पे कहने लायक है। इसके अलावा वो पठान टाइप जो भी बोलने लगा एक बेटे को, सुन के मुझको भी बड़ी पीड़ा हो रही थी, लेकिन मैं थोड़ा शांत था, देखना चाहता था कि माहौल क्या है। बेटा इधर उधर देखता, उसका ध्यान मेरे वो था, ये साहब मंच पर बैठे थे, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता। मेरे बाप को अगर मेरे को कुछ बोलना ही था तो अकेले में बोल देता, इनके सामने मेरी इज्जत हो दिया। और ये कहते कहते सोचते सोचते उस बच्चे के माथे पर पसीना आ गया, पूरा पसीना पसीना हो गया। और थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि लड़का गिर जाएगा। बड़ी विचित्र स्थिति। मैं खड़ा हुआ और खड़ा होकर उसे सीने से लगाया, आ बेटा धैर्य रख। और मैं उसे कुछ कह पाता, मेरे मुख से शब्द निकल पाते, लेकिन गला रुलाया मेरा, क्योंकि मैं जब उसको गले से लगाया, सीने से लगाया, तो मेरी नजर सामने पड़ी। कुछ ही दूरी पर 1 साल पहले शादी होके आई पुत्र वधू बुजुर्ग की खड़ी थी और शिशक कर रो रही। हालात बड़े विचित्र थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उस लड़के को बैठाला अपने पास में और उसकी बहू को भी बैठाला, बुलाया पास में, दोनों को दोनों ओर बैठा करके, दोनों हाथ रख करके मैंने बोला बेटा धैर्य रखो, मैं बात करता हूँ और क्या समस्या है इसका समाधान भी हम करेंगे, आप थोड़ा धैर्य रखो। मुझे लगा कोई ना कोई ये साहब है तो हमारी समस्या का निराकरण करेंगे, थोड़ा सा। मैंने बोला हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आप शांत बैठे हो। मैंने उस बुजुर्ग से कहा, एक काका आप ये क्या कर रहे हो भला, जिस बच्चे को इतना प्यार कर रहे थे, प्यार करके इतना बड़ा किया, ठीक है आपने पढ़ाया लिखाया, कोई एहसान नहीं किया। हर पिता का कर्तव्य है अपने बच्चे को पढ़ाना। यहाँ जितने युवा हैं, अगर आपका पिता आपको पर एहसान डाले तो बिल्कुल न मानिए, कोई एहसान नहीं, एहसान नहीं है। माँ बाप का कर्तव्य है बच्चे को पढ़ाना। तो बोला हर पिता का कर्तव्य है अपने बच्चे को पढ़ाना, आपने क्या एहसान कर दिया? आप इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और
आपको तीर्थ यात्रा करा दिया, आपने कभी सोचा भी है यदि वो श्रवण कुमार बना जो व्यक्ति है वो इनके जीवन के लिए दोषी है? ये 84% अंक लाया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बहू भी इतनी पढ़ी लिखी है, इसका क्या दोष? इसकी योग्यता पूरी है, इसका कहीं दोष मुझे नजर नहीं आता। वो आपको तीर्थ यात्रा में ले जाता और इस बेटे को नौकरी लगा देता तो आपका बेटा यदि आपको तीर्थ यात्रा ले जा पाता या नहीं ले जा पाता कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन घर को तीर्थ में तब्दील कर देता। तो साथियों, एक गंभीर विषय है और मेरा आग्रह है आप लोगों से, जिनको भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से जाने की अगर अवसर मिल रहा है बिल्कुल मत जाइए, फेंक दीजिए उनके मुंह पर, नहीं जाना। तो युवा साथियों, मैं दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पे आता हूं, महत्वपूर्ण पॉइंट पे आता हूं जो मेरे साथ घटना घटी, मेरे सामने घटी। उसके बाद हमारे सुरेंद्र सिंह जी, गौर जी, पिताजी, दिग्विजय जी के जाते हैं आते हैं, मेरे पास में हमेशा आते जाते रहते हैं, तो देखते होंगे मेरी आगे ऐसी भीड़ लगी रहती है। तो मैं अपने आवास पर बैठा हुआ था, मेरे पास तीसरी बार विधायक रहे, पूर्व मंत्री, अभी हाल में मंत्री बने थे, पूर्व मंत्री बैठे हुए थे, एक दूसरी बार के विधायक भी बैठे थे और 3-4 लोग बैठे थे। तो वह सामने जो बैठे विधायक भी थे उनकी नजर गेट की ओर पड़ी, उन्होंने कहा साहब एक लड़का है जो काफी देर से खड़ा है, शायद आपसे मिलना चाहता है। तो मैंने कहा उनसे बुला लीजिए। जब उस लड़के को उन्होंने बुलाया तो आकर वो खड़ा हुआ, देखने लगा इधर उधर, नेता लोग बैठे, मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने बोला बैठो बेटा, क्या बात है, बैठो। काफी बड़े मुश्किल से बैठा। अब बैठने के बाद मैंने उससे पूछा बताओ बेटा क्या बात है? वो इधर उधर देखने लगा, मेरे समझ में आया कि इन नेताओं के सामने वो बात नहीं करना चाह रहा है। मैंने कहा ये लोग बैठे ही रहेंगे, आप अपनी बात बताइए। काफी समझाने के बाद उसने बताने की शुरुआत तो किया, लेकिन बताया कुछ नहीं। क्या बताऊं साहब, मैं आत्महत्या करने आया, कुछ इस लाइन में। मैंने कहा शायद मैं भी जोर से बोल बैठा, जो मेरा व्यवहार नहीं था, कुछ अलग तरीके से बोल दिया मैंने भी। मेरे को लगा कि बड़ा जोर से बोल रहा है कि मैं आत्महत्या करने आया, मुझे क्या तरीका हुआ इसका? तो क्या बात है, आत्महत्या करने यहाँ आया है? बात क्या बताना छोड़ के आत्महत्या की बात बता रहा है, जोर से बोल दिया मैंने। अब मुझे अपनी गलती का एहसास थोड़ी देर में ही हो गया। जब वो बच्चे को मैं देखा ये कहने के बाद में, थोड़ी देर में वो पसीने से नहाने लगा और कपकपाने से लगा। अरे मुझे समझ में आ गया ये डिप्रेशन की स्थिति में इस टाइप से होता है। मैं समझा, मैंने हाथ में गिलास लिया, पानी लिया और बच्चे की ओर बढ़ाते हुए बोला बेटा ये पानी पी, मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा मेरे से गलती हो गई बेटा। तो कहीं ना कहीं परेशान होकर मेरे पास आया और मैं जोर से बोल बैठा ये मेरे से गलती है और मैं आपको बात करता हूँ, मैं जीवन में शायद ऐसी गलती कभी नहीं दोहरा पाऊंगा। युवा साथियों, कोई भी मेरे पास, मेरे को बड़ा भारी गलती का एहसास हुआ। मैंने उसे बड़े मुश्किल से पास लाया और जो तीसरी बार विधायक ने पूर्व मंत्री महोदय को बोला थोड़ा बगल में बैठिए, इस बच्चे को मेरे पास आने दीजिए। उसको पास में बैठा, फिर पूछा बेटा बताओ कारण क्या है, क्यों आत्महत्या करने जैसी निर्णय पे पहुंच रहे हो? तो बच्चा बोला बड़ी लंबी कहानी है सर, क्या बताऊं? बोला नहीं बताना तो पड़ेगा, लंबी कहानी चलेगी, इनकी बात छोड़ दो, ये नेता लोग आ जाएंगे कल आएंगे, पर ऐसा परेशान लड़का मेरे पास बार बार नहीं आएगा, मैं तुझसे पूछ के ही रहूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ भी देखूंगा, पर बता मेरे करता क्या है बेटा? तो बोला साहब मैं बिजली विभाग में केपीओ, केपीओ मैंने कभी सुना ही नहीं था। क्यों पंकज जी, सुने हो क्या कभी आपने केपीओ? हमारे माध्यम से सुने और नहीं कहीं सुने? क्या दिग्विजय जी से सुने आपने? आपने भी नहीं सुना? आप में से किसी ने सुना केपीओ? केपीओ का पद होता है, कहीं सुने? अरे भैया मैंने एसडीओ सुना था, केपीओ सुना ही नहीं था, पहली बार केपीओ सुना। तो मैंने बोला अच्छा कहीं ऑफिसर हो? तो बोले अरे नहीं सर मैं तो केपीओ हूं। तो क्या है? तो बोले की पॉइंट ऑपरेटर। मैंने बोला ये की पॉइंट ऑपरेटर क्या है? तो बोले साहब ये बिजली विभाग में केपीओ का पद दिया गया है, ये लिपिकीय काम होता है। अच्छा 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 लिपिक हो? तो बोले हाँ। आप क्यों आत्महत्या करना चाहते हो, कारण क्या है? बोले साहब
बड़ी लंबी कहानी है। बोला चलो वही बताओ क्या है। बोले मैं रीवा का रहने वाला हूं। अच्छा, मेरे पिताजी के विधायक बनकर जो बहुत बड़े पद पर जाते हैं, उस पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति से बहुत अच्छे संबंध हैं। तो मेरे पिताजी मुझको लेकर उनके पास गए। पीए भी पहचानता था, पीए को बोले मिलना है तो पीए ने मिलाया, बातचीत हुई। बातचीत होने पर उन्होंने, पिताजी ने कहा कि मेरे बेटे के कारण परेशान हूं, ये इंजीनियरिंग तक पढ़ाया हूं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियर की पढ़ाई किया है इसने, लेकिन इसको नौकरी नहीं है, मेरा घर पूरा तबाही की स्थिति में पहुंच गया, मैं बेहद परेशान हूं और इसकी मेरे को शादी भी करना है, बड़ा हो गया, सवाल हो गया, अब मैं इसकी शादी भी करना चाहता हूं। तो वो महान व्यक्ति जो बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, होते हैं, आप भी समझ सकते होंगे, मंत्री नहीं है पर विधायक बन के बहुत बड़े पद पे पहुंचते हैं, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, काफी है। तो उनने अपने पीए की ओर इशारा किया, थोड़ा बात कर लो उनसे। फिर पीए ने बाहर ले गया, धीरे से कान के पास आके बोला 5 लाख रुपए लगेंगे, बिजली विभाग में लगा दूंगा, लेकिन टेम्पररी नौकरी है, पर कीमत समझना, पर आगे देखो सरकारी तो सरकारी होती है यार, आजा जा। तो बड़ी खुशी की बात, हम बेहद खुश हुए। अरे 5 लाख रुपए में सरकारी विभाग में नौकरी लग सकती है, इससे कौन सी अच्छी बात हो सकती है। गए, पिताजी ने घर के पास ही पड़ी हुई एक जमीन बेच दिया और 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए में बेचा, तो 5 लाख रुपए लेकर के हम चले गए, दे दिए। अब 7 लाख की जमीन बेचे, 5 लाख दे दिए, 2 लाख बचे थे कि आगे भी कहीं काम आएंगे, वो पैसा दिए। उसके बाद उन्होंने एक नंबर दिया, दिखा दिया, इनके पास चले जाना, काम हो जाएगा। जब वहां गए तो पता चला ये कंसल्टेंसी कंपनी है, कंसल्टेंसी कंपनी। उनसे बात किए, उन्होंने कहा ठीक है बिजली विभाग में लग जाएगी, मेरे पास फोन आ गया था, तो 14,000 रुपए महीना मिलेगा वेतन का। उन्होंने बोले कोई बात नहीं, खाली बैठे पड़े हैं, 14,000 सही, बाद में धीरे धीरे सरकारी है ना सोचेंगे। तो 14,000 रुपए मिलेगी बताया, और उसके बाद उन्होंने बोले ठीक है, आवेदन वगैरह सब हमने दिए, क्या क्या लिखना बताओ भैया, कैसे क्या करना। बोले सब ठीक है, लेकिन तुमको 3 महीने की वेतन की बराबर की राशि कंसल्टेंसी फीस के रूप में हमें देना पड़ेगा, 3 महीने, 14 या 42। उन्होंने बोला क्या नौकरी लगने के बाद में थोड़ा थोड़ा काटेंगे कि कटे? नहीं, बात की कोई गारंटी नहीं, अभी 42 हिसाब देना पड़ेगा, अभी देना पड़ेगा, तब लगेगा। अब पिताजी उखड़ गए, बोले अभी तो 5 लाख रुपए दिया, अब ये फिर मांगता है। बोले मैंने किसी तरीके से पिताजी को समझाया, वो 5 लाख भी बर्बाद हो जाएंगे, अब जब दिए हैं तो इसको भी देके पार लगे अपन। तो पिताजी ने फिर 42,000 रुपए वहां भी दे दिया। जब नौकरी लगने की बात आई, उन्होंने फौरन फोन किया और एक आउटसोर्सिंग कंपनी को, आउटसोर्सिंग कंपनी के पास गया। वहां जाने पर उन्होंने आवेदन वगैरह सब भरवाया और तत्काल नौकरी, इतना जल्दी ऑर्डर कहीं नहीं मिलता, तत्काल ऑर्डर मिल गया कि आपको इस पे ये नौकरी मिल रही है, केपीओ के पद पे काम करना है, बिजली ऑफिस में, फलाने ऑफिस में डालना है। तो हम वहां चले गए। नियुक्ति पत्र बालाजी हॉस्पिटलिटी नामक कंपनी का मिला, ठीक है, और गए बिजली ऑफिस में। उन्होंने बोला है केपीओ के पद पर यहाँ काम करना है। काम करना शुरू किया, तब तक मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ धोखा तो हो गया। ये कंसल्टेंसी कंपनी है, इसने आउटसोर्सिंग में लगा दिया, बिजली विभाग की टेम्पररी नौकरी नहीं है, मैं ठेकेदार का आदमी। पर वहां काम करना शुरू किया, 1 महीने के बाद वेतन मिली 8,000 रुपए महीना, 8,000। मैंने सवाल किया कि 8,000 कैसी वेतन, आपने तो बताया कि 14,000। बोले नहीं, 6,000 रुपए तो आउटसोर्सिंग का कमीशन है। लो, अब 8,000 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। किसी तरीके से 2,000 रुपए महीने का एक कमरा लिया छोटा सा किराया का और वहां रहने लगा, जीवन चल निकला। इधर की मेरी इस स्थिति में थी कि मैं बहुत फंस गया, बहुत पूरे तरीके से पिस गया। ये मैं चिंतित था क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बी किया हुआ था, मैं सारे चिंतन में लगा था, लेकिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वाला साइड लगा था, लेकिन इंजीनियर था। तो बोले कि अब मेरी तो जिंदगी गई, वो चिंतित हो उठा। लेकिन इधर पिताजी गांव पहुंचे और गांव पहुंच के रोज के एक मिठाई का डब्बा बांटने लगे। मेरा बेटा केपीओ बन गया है, केपीओ विद्युत मंडल में नौकरी लगी है। सब सोचते केपीओ का मतलब ऑफिसर होता है। अब क्या हुआ, सारे
हमारे रिश्तेदारों में प्रचार करने के साथ साथ उन्होंने शादी की बात करना शुरू कर दी। इस लड़के की शादी करना है, इस लड़के की शादी करना है। रिश्ते चल के आने लगे, खूब रिश्ते आने लगे। कई जगह लड़की उनने देख लिया, एक जगह लड़की का उनको पसंद आया तो उन्होंने लड़के को भी देखे, बोले चलो लड़की दिखा देते हैं। अब लड़के को लड़की पसंद आ गई, ये बड़ी समस्या। पसंद आ गई लड़की, अब तो बात हाँ करना है बस। घर परिवार भी अच्छा, तो लड़की वाले फिर घर आए पक्का करने के लिए। जिस दिन पक्का करने की बात कर रहे थे, पिताजी निकल के उधर से आए, धीरे से इशारा करके बुलाए, बोले बेटा सुन, वेतन पूछेंगे, वेतन कितनी मिल रही है? तो क्या करूं? बोले 46,000 बता देना। 46,000 बताना, 46,000 मिल रहे हैं। मैं सोच में पड़ गया, 8,000 रुपए मिल रहे हैं, 46,000 बताऊंगा, आगे क्या होगा? लेकिन क्या करता, पिताजी मैंने सोचा सही कह रहे हैं, लड़की बड़ी सुंदर थी, पसंद आ गई, अब कैसे मना कर? ये मामला इधर, घर भी अच्छा, तो मैंने सोचा थोड़ा झूठ बोलने से वो लड़की मिल जाएगी तो कितना अच्छा है, इसलिए मैं गया। अब मैंने 46,000 वेतन बता दिया, शादी तय हो गई। अब शादी तय होने के बाद में पहले सगाई हुई, उसी में बहुत कुछ मिल जाता है, फिर वहां परीक्षा भी चलता है, वर की इच्छा जानी जाती है, क्या चाहिए बताइए। फिर परीक्षा का भी मामला चला, उसमें भी बहुत कुछ मिल गया, सगाई में मिल गया, परीक्षा में भी मिल गया। बाकी तो उसको शादी हुई, शादी में खूब सारा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि सब चीजें मिली, और इसके साथ एक कार भी मिल गई, दहेज में कार भी मिल गई साथ साथ। अब शादी होने के बाद में वो 2,000 रुपए महीने के किराए वाले कमरे में कैसे रहता, इलेक्ट्रिकल का सब सामान मिला हुआ था, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कैसे चलाता। तो फिर थोड़ा सा बड़ा मकान लिया, 4,500 रुपए महीने का मिला, थोड़ा सा दूरी था। अब 4,500 रुपए महीने का किराया का कमरा और 1,000 रुपए बिजली बिल, 5,500 निकल गया, 2,500 में घर कैसे चले। लेकिन चलो क्या हुआ, ये परीक्षा वगैरह सगाई का पैसा था, सब मैंने अपने पास रख लिया और सोचा चलो कुछ दिन काम चलेगा। अब उससे काम चलता रहा कुछ दिन तक, पत्नी को लाया, काम चलता रहा, भैया चलता रहा कुछ दिन। लेकिन जब पैसा खत्म होने लगा, अब स्थिति नाजुक बन गई। अब क्या करूं, अब पत्नी को घुमा भी नहीं सकता गाड़ी से, कुछ नहीं। अब परेशानी खड़ी हो गई, क्या बताऊं, अगर पत्नी के सामने सही बात बताता हूं कि मेरे को 46,000 या 8,000 मिलते तो रिश्ता गया। अब माँ बाप जानते हुए भी कैसे इंसान बने, ये देखिए यहाँ कैसी विचित्र स्थिति बनी। जो माँ बाप बहुत प्यार करते थे, जिन माँ बाप ने छोटे से बड़ा किया, अब वो माँ बाप क्या कह रहे हैं, अरे पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, इतनी अच्छी लड़की से शादी करा दिया, सब कुछ करा दिया, अरे वाह रे लड़के, तू तो बीबी का गुलाम बन गया। सब दिनों में बीबी का गुलाम बन गया। अरे 1,000-2,000 रुपए तो देता कम से कम। ले अब माँ बाप उम्मीद कर रहे हैं कि 1,000-2,000 रुपए देता, और पत्नी बोल रही है 46,000 रुपए महीने मिलते हैं वेतन में, 46,000। अगर माँ बाप को ही पूरा पैसा देना था तो शादी क्यों किया? स्थिति बन गई, पत्नी बोल रही है 46,000 रुपए महीना मिल रहा है, पूरा पैसा माँ बाप को दे देता है। अब माँ बाप बोल रहे हैं बीवी का गुलाम हो गया, हम तो 1 रुपया भी नहीं देता। ने बोला साहब मैं पत्नी को बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन माँ बाप को भी बहुत प्यार करता हूँ, दोनों को नहीं छोड़ सकता। अब मेरे सामने एक स्थिति बची कि मैं ही आत्महत्या कर लूं। ये कहते कहते लड़का वहीं पर बेहोश हो गया, और जो विधायक सामने आए थे उन्होंने ही मेरे कहने पर अस्पताल ले गए, और अस्पताल में डॉक्टर ने कह दिया कि भाई ये डिप्रेशन में है लड़का, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। आप लोग बताइए इस बीमारी का इलाज हो सकता है नहीं? क्या कई बीमारी के इलाज नहीं है ना ऐसी? तो इतनी बड़ी समस्या सामने आई। अब मैं चिंतन में पड़ा, करना क्या चाहिए, ये तो बड़ी भारी समस्या है। कई दफ्तरों में जाके देख लिया था, सारे आउटसोर्सिंग के यही तमाशा बचा हुआ है, नौकरी कैसे मिले। खूब सोचा, खूब चिंतन किया। चिंतन करते 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 मेरे पास में 5 ऐसे मुद्दे चल के आए, 5 ऐसे मुद्दे आए जिससे मुझे लगा कि सरकारों ने कहीं ना कहीं गलत किया है, सरकार की नीतियां दोषी है, युवाओं के लिए संभावनाओं की कमी नहीं है,